Assalamualaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. Monday to Friday 9 से 11 लाइव होते हैं. मैं नादिया खान और ज़ुहैब हसन. और मैं ज़ुहैब हसन अब आपके सामने होते हैं और आप इस शो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं. कमर्शियल्स बहुत ज्यादा हैं, माशाल्लाह पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो हमें बताया जा रहा है कि तेजी के साथ आपने आगे बढ़ना है. लेकिन नादिया आपकी एनर्जी जो है जी वो बड़ी मतलब रिमार्केबल है. तो यानी उसका कोई मैच, क्योंकि अभी जो स्कूल्स खुले हैं तो आप पहले छोड़ती हैं स्कूल बच्चे को, बिल्कुल हाँ, बेटे को छोड़ के आती हूँ और टाइम पे आ जाती है. पता है क्योंकि वो एक तो हम रहते तो डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है क्योंकि वो कॉलोनी ऐसी है एयरफोर्स वाली दूर है यहाँ से. तो मैं आप यकीन करो 5:30 उठती हूँ, 6:30 में घर से निकल चुकी होती हूँ 6 साल के बच्चे के साथ. ठीक है ना. उसके बाद उसको ड्रॉप करती हूँ और वो होता है कि मुझे अंदर तक भी आप क्लास तक छोड़ के आओ. वहाँ उसको छोड़ा, 2-3 मसले हल किए, उसके बाद फिर यहाँ आना. तो 2-2.5 घंटे की तो मेरी ड्राइव सुबह है और दोपहर को. मतलब आप 5:30 तक उठ जाती हैं. हाँ हाँ, क्या बात है भाई. देखे ना, जब तो नादिया खान है. बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे और खुशी होती है अपनी फैमिली के काम. आपको मुझे उसमें ज्यादा टेंशन है. कल वो गाड़ी भी हमारी थोड़ी सी लग गई. हाँ, लग गई आपने. लगाई नहीं, मैं मेरी गाड़ी नहीं, मैं नहीं चला रही थी. अच्छा. वो जब अजान जा रहा था. अच्छा. तो अच्छा हमारे यहाँ मैं कहती हूँ कि अजीब फनी सिस्टम है. हमारे यहाँ किसी जब एक्सीडेंट होता है पैसे कोई नहीं देता. हर कोई ना ऐसे मासूम मजलूम. नहीं वैसे जहाँ से लगी है ना पता चल जाएगा गलती किसकी है. हाँ तो मैं तो देखा आपने जी इंश्योरेंस करा ले क्योंकि आपको पैसे कभी नहीं मिलने. ये बड़ा मुश्किल होता है. मैं वो अजान वहाँ और वो ड्राइवर बात करते, मैंने कहा रहने दो, नहीं मिलना इसमें कुछ नहीं, टाइम जाएगा, वेस्ट होगा. आ जाओ भाई निकल पड़ो वहाँ से. हालांकि यकीन करें मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम क्यों नहीं इंश्योरेंस मैंडेटरी रखते हैं हर गाड़ी के लिए, हर बाइक के लिए. झगड़ा ही नहीं. जैसे दुबई में हम लोग का एक्सीडेंट हुआ, ऐसे ही पुलिस आई, पेपर दिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत तमीज के साथ एक्सचेंज किए पेपर्स और सबकी गाड़ियां रिपेयर हो जाती हैं उस इंश्योरेंस मनी से. किसी को कुछ नहीं देना पड़ता, झगड़े नहीं होते, लड़ाइयां नहीं होती. कितना सुकून है. जी ऐसे ही है. तो ये अच्छा हम अपने जरा क्या डिस्कस करना. हमने क्रिटिसिज्म एक ये खाम भेजा एक खबर फ्लोट की गई आर्मी चीफ से मुताल्लिक, जो कि बिल्कुल गैर मुसद्दिका खबर, बिल्कुल बेसलेस खबर, बेबुनियाद खबर, सदारत से मुताल्लिक खबर थी. तो खैर उसकी हम डिटेल्स देंगे, उसकी हम बात होगी. और फिर मेडिसिन प्राइसेस बढ़ गई हैं. ये क्या बात है? मैं कल बोल रही थी ना कि चीनी महंगी हुई तो उसको कनेक्ट कर दिया कि जो मेडिसिन महंगी हो रही है उसमें भी चीनी का मसला है. चीनी का मसला, शुगर कोटेड होती है. क्या मतलब, क्यों, क्या कनेक्शन? बट इसके अलावा और भी मसाइल हैं. बिल्कुल और भी मसाइल हैं, उनकी हम बात करेंगे. डॉक्टर्स के साथ जुड़े हुए मसाइल हैं. ये एक नेक्सस सा है जिसकी वजह से चीनी का. फिर कराची का मौसम और ओवरऑल मौसम की बात करेंगे. फिर पाक वेस्ट इंडीज ओडीआई वनडे इंटरनेशनल खेला जा रहा है, उसकी बात होगी. और फिर एनईडी स्टूडेंट की एक बात होगी जिन्होंने कुछ काम किया है. और फिर कुछ काम किया, सिर्फ उन्होंने काम किया, बाकी उन्होंने नहीं किया. बाकी सारे बैठे हैं. वो आएगा सेगमेंट तो बताएंगे ना. उन्होंने कुछ देसी काम किया है, थोड़ा डिफरेंट काम किया उन्होंने. और फिर हम कुछ खवातीन के मामलात की भी बात करेंगे, उनकी सेहत से जुड़े हुए. बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल टॉक अबाउट औरतों में हार्मोनल इश्यूज, स्पेशली मेनोपॉज, क्योंकि इसके लिए सही डॉक्टर मिलना मुश्किल होता है. और उसमें इतनी खवातीन, पता है ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा कम डिस्कस किया हुआ और सबसे खौफनाक मसला जो हर औरत को पेश आता है, लेकिन इसकी बात ही नहीं की जाती. हमारी माओ ने तो आज तक कोई गोली नहीं खाई होगी. और वो हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग्स, ये सारे मसाइल बेचारियों ने वैसे ही जो है ना फेस किए हैं. तो आज हम उस पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे बात करेंगे. बिल्कुल आप शो देखते रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आपके लिए फायदेमंद. अच्छा तो अब आगाज करते हैं शो का. GGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ये कह दिया है, उन्होंने बाकायदा वाज़ेह तौर पर बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें बेबुनियाद है. यही जो हम बात कर रहे थे इससे पहले, आपको भी याद होगा 1-2 हफ्ते पहले भी एक खबर आई, फिर उस पर टॉक शोज में भी डिस्कशन हुई और उसे बताया गया कि नहीं ये प्लान चल रहा है और इस तरह हो रहा है. तो उन्होंने कह दिया कि बेबुनियाद है बिल्कुल. बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को उन्होंने इंटरव्यू दिया है. डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातों को बिल्कुल ये बेसलेस हैं. पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फौजी कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल भी दिया उन्होंने. और उससे मुताल्लिक सवाल पर DGISPR ने कहा है कि हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे. आगाज भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगा. बिल्कुल बी अवेयर. तो आपने वो जो पहले देखा वो एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है, लेकिन मैं इनकी जुबान में मैंने कहा समझाऊं. लेकिन आप यकीन करो ज़ुहैब, ये कुछ जंग से पहले भी कुछ सालों से इतना खतरनाक प्रोपेगेंडा चल रहा था अगेंस्ट आवर आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी, खास तौर पे आर्मी, शदीद. और उसमें अपने भी लोग कुछ जो थे यूट्यूबर्स, बदमाश, वो लोग जो थे वो भी उसमें शामिल थे. तो ये इतना स्ट्रांग चला क्योंकि आप समझे किसी मुल्क को आपने कमजोर करना है ना, खासतौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क, तो लोगों को बदगुमान कर दीजिए उसकी मिलिट्री से. अंदर से हाँ जी, खुद ही गवर्नमेंट को तो नहीं, मिलिट्री से खास तौर पे. ये इतना खतरनाक है और हम उससे गुजर गए और हमने सीखा है कि जब पड़ी ना भाई
तो यही लोग आए। बिल्कुल ऐसा अब ही है। ऐसा अब ये वार जो है ना ये नहीं अब चलेगा, ये एक चल सीरियस चुका बात है और बस हो चुका, कि अब नहीं होगा। इदारों और हुकूमत के दरमियान देखें जब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं मामलात और सारी चीजें आप देखते हैं कि एक पेज पर मौजूद हैं और फिर जो भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसमें सबको लूप में लिया जा रहा है, चेन ऑफ कमांड है, आप यूनिटी ऑफ कमांड नजर आ रही है, तो उस वक्त फिर ये हमला किया जाता है ताकि मिस्ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट की सूरत हाल पैदा हो, एक दूसरे के बारे में शुबात पैदा हो जाए। तो ये खबरें इसलिए अपलोड की जाती हैं। एक बार फिर हमारी तो हमेशा से ही, लेकिन एक बार फिर जिस तरह हमारा दिल जीता है, हमारी रिस्पेक्ट जीती है हमारी आर्म फोर्सेस ने, अब ऐसी बदगुमानी आसान नहीं होगी। तो आप ऐसे सोचे भी नहीं कि ऐसी बातें फ्लोट कर देना, बट कितना आसान है। ये देखिए ज़ोएब, कहीं कोई इंटरव्यू, एक खबर, इधर ये प्रोपेगेंडा, डिजिटल टेररिज्म है ये, कि जिसमें आपको ऐसी आइडिया एक फजूल सा फ्लोट करते ताकि लोग, अच्छा ये वजह थी, ये बात थी। बिल्कुल, तो इस पर हम बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखिए ये आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा कि पूरा एक प्लान के तौर पर उसको पेश किया गया कि फिर ये होगा, फिर तरमीम होगी, फिर ऐसे होगा, फिर सदर हट जाएंगे, वो सदर आ जाएंगे, 10 साल हो जाएगा। तो इसको तो यकसर मुस्तरद कर दिया है, लेकिन इसकी वजूहात आप भी वही समझते हैं जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये बुरा लग रहा है हमारे दुश्मनों को भी और दुश्मनों के साथ जो और कुछ अंदर के लोगों को भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ज़ोएब नादिया, थैंक यू फॉर द इनवाइट। देखिए पाकिस्तान जो है वो, हम जो सिक्योरिटी की भी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पास्ट में भी और अब मौजूदा हालात में भी ज्यादा हम विक्टिम हुए अपनी पुअर गवर्नेंस और पोलराइजेशन का। जी इसमें तो कोई शक नहीं, देयर इज अ कंप्लीट रेड सिंडिकेट जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, और उसमें लीड हम देखते हैं कि एक माइंडसेट है। हम इसको मोदी को या उनके किसी इंडिविजुअल का एक चेहरे को मत समझिएगा, आप पूरा समझे कि एक पूरी सोच जो है और वो कंटिन्यू रहेगी, और वो आज से नहीं है, वो शुरू से हुई है उसकी एप्लीकेशन जब से पाकिस्तान बना है। वही सोच है जो कहा करती थी कि 6-8 महीने की कहानी है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। उस वक्त से दे आर ट्राइंग टू अंडू पाकिस्तान, और इस खतरे को भांपते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बड़ी फेमस कोट है कि देयर इज नो पावर ऑन गॉड्स अर्थ व्हिच कैन अंडू पाकिस्तान, तो इसी खतरे को उन्होंने समझा हुआ था कि ये पाकिस्तान को थ्रू आउट देयर लाइफ जो है ना जी, लोग ये जो इसकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता रहेंगे। अच्छा, अब ये हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, हमारी बैड गवर्नेंस, ये अब लीड एलिमेंट में आ जाती है टू एस्टेब्लिश सच कंस्पिरेसी थ्योरीज, और ताकि अवाम का और अफवाज के दरमियान नफरत पैदा की जाए। जी बिल्कुल। नादिया, जो मैं इंपॉर्टेंट बात ज़ोएब करना चाहूंगा वो ये कि देखिए किसी भी मुल्क का पीस और वॉर, ये दोनों एलिमेंट का स्ट्रक्चर एक ही चीज पर खड़ा है, और वो है अवाम और अफवाज का मिलाप। जब आप इसको तोड़ देते हैं तो फिर आपको मिसाइलों की जरूरत नहीं रहती, फिर आपको ब्राह्मोस की जरूरत नहीं रहती, आपको फिर किसी भी एटम बम की या किसी जहाज की या किसी राफेल की जरूरत नहीं रहती, फिर आप खुद ब खुद ही टूट जाते हैं। तो दिस वाज द टारगेट के एक नफरत पैदा की जाए, एक अनसर्टेनिटी पैदा की जाए, जो बनियानुल मरसूस के जो जहां से एक नए पाकिस्तान ने जन्म लिया, उस नए पाकिस्तान को भी फौरन मार दिया जाए, ताकि अगले मार्के से पहले एक ब्लाइंड, एक कमजोर मरे हुए हाथी की तरह गिरी हुई एक स्टेट पड़ी हो, तो उसको हम तरनवाला समझ के हम इसको हड़प कर लें। अब बाहर के तो चले दुश्मनों की समझ आती है, जो पाकिस्तान के अंदर फॉर अ वेरी स्मॉल पेटी पॉलिटिकल और मे बी फाइनेंशियल गेन्स, जिनका जिक्र आप भी कर रही हैं, स्पेशली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर, तो आई थिंक दे आर वेरी स्मॉल पीपल। उनको समझ नहीं आ रही कि स्टेट के बगैर हम कुछ भी नहीं है। आप देखें ना, पाकिस्तान हो तो आप दोनों को कौन पहचानेगा, या मुझे कौन जानेगा कि ये जनरल है या क्या, वट एवर वी आर। तो हमारी स्टेट सी पहचान है। अब इस रिश्ते को जब आप कमजोर करेंगे तो एक्चुअली हम अगर पाकिस्तान को कमजोर करें तो हम इराक को खत्म कर रहे थे। बट हैविंग सेड ऑल दिस, there is no thinking in the military, no military can afford, military commander can afford, या जनरल मुनीर को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, फील्ड मार्शल को, he can't afford such appointments, क्योंकि वो he has been raised to this rank because of the national victory। उनका जो रैंक उनको दिया गया, ये कौम का रैंक है, पूरी कौम के वो नुमाइंदे। इस रैंक से बड़ा रैंक क्या होगा? मतलब सदर भी से बड़ा रैंक, मतलब जो ऑलरेडी इनके पास है, माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत बड़ी इज्जत का ये मुकाम है और रैंक है। व्हाई वुड ही वांट समथिंग एल्स? ये कितना यूनिक है। तो देखिए ना नादिया, ये रैंक जो है ना जी, ये जो ओहदा है, ये एक सिंबॉलिक है, बिल्कुल, ये पूरी कौम का रैंक है। ये नेशन की जो विक्ट्री हुई है ना, बुनियानुल मरसूस इज नॉट अ मिलिट्री विक्ट्री अलोन, इट इज अ नेशनल विक्ट्री, जिसमें मिलिट्री का अपना एक पार्ट है। और पाकिस्तान ने ये अवार्ड दे के फील्ड मार्शल को
बिल्कुल, एक्चुअली अपने बिल्कुल। पाकिस्तान की आवाम को ये अवार्ड मिला कि आपने ये जंग जीती और ये आपका नुमाइंदा है। तो इससे बड़ा एक मिलिट्री कमांडर के लिए एजाज नहीं। यस, सदर पाकिस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन देयर इज एन आइन में दिया हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। अब ये पाकिस्तान आइन और कानून के अंदर चलाने का फैसला किया हुआ एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं, ये जो मिलिट्री इदारे है, क्योंकि हम एक सीरियस वॉर में हैं और जब तक हम इसको आइन और कानून में इस मुल्क को नहीं चलाएंगे, वी कांट बिकम अ हार्ड स्टेट, जिसका जिक्र अक्सर फील्ड मार्शल करते रहते हैं। जी जी जी। सर एक बात इसमें एक लेकिन बड़ी ज़रूरी बात है, इन सारी चीज़ों में ना खतरा महसूस होता है। माजी में हमने देखा है कि काफ़ी लोगों को ढील मिली हुई थी यूट्यूब पे, टीवी पे, और जिसका इन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया कुछ ट्रेटर्स ने, और जो एंटी पाकिस्तान लोग हैं विद इन पाकिस्तान, वैसे पे पाकिस्तानी कहलाते हैं या बाहर चले जाते थे और फजूल वीडियोस बनाते थे अगेंस्ट द आर्मी एयरफोर्स। बड़ा दिल हमारा दुखा है और बड़ा डैमेज हुआ इससे। तो लर्निंग फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसे बात कर दे, कह दे और फिर उसके बाद मज़े से रहता रहे। सर ये दुनिया में कहीं नहीं होता। इनको सजाएं होनी चाहिए, इनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए और मना होना चाहिए कि आप इसके ऊपर कैसे वीडियोस बनाएं। तो आर वी गोइंग टू हैव सम पॉलिसीज अगेंस्ट ये इसके कि कोई फजूल इंफॉर्मेशन, गलत तासुर फैलाए आर्मी एयरफोर्स नेवी के बारे में है, जिसके बारे में वो है, लेकिन और अच्छा हमारा ये कि आज़ादी हम दे देते हैं कि जी बोल, लेकिन अब इतनी आज़ादी ऐसी होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये खतरनाक है। ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ जाती है फिर। आजादी जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल नादिया, ऐसा ही है। देखिए पाकिस्तान में हमें दो चीजें करने वाली हैं जी। एक तो हम माजी के बैगेज से निकले जी। हम जो कोट करते रहते जी, फलां ने भी ये कहा, उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये हुआ था, तो वी आर गोइंग नोवेयर। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर जी। और जिस तरफ अभी आप इशारा कर रही है, यही गवर्नमेंट फंक्शनरी है जी। गवर्नमेंट का काम है ये काम करना, ये आर्मी चीफ का या मिलिट्री का काम नहीं है। वी हैव द लॉज। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि हम उन लॉज को इंप्लीमेंट करते हुए एक तो कोताही करते हैं, और एक ही जो होता है ना कि जी कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, या आप एक वो आते, इस तरह कौमें चलती नहीं। सजा और जजा तो कुरान में है जी। मुझे ये बताया ना, हमारा मजहब भी सजा और जजा दोनों में बिलीव करता है, और सजा का एक पर्पस है टू कीप द सोसाइटी इन ऑर्डर। उसका ये मकसद है कि किसी को खत्म कर देना, आपने एक ऑर्डर क्रिएट करना होता है। अगर पाकिस्तान को आपने किसी ऑर्डर में चलाना है तो कवानीन बनाइए। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनको ये चाहिए कि जो भी कानून जिस मकसद के लिए बने उसमें ट्रू लिटर एंड स्पिरिट में इस्तेमाल होना चाहिए। मिसयूज ऑफ कवानीन। तो सर मुझे ये बताएं कि लोगों में ये तासुर जो है, इसको किस तरीके से मजीद जायल किया जा सकता है कि आपको ये पता चल जाए पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से कि वजीर आजम अपना काम करेंगे, सदर अपना काम करेंगे, आर्मी चीफ अपना काम कर रहे हैं, जमहूरियत भी चल रही है, इलेक्शंस भी टाइम पर होंगे, क्योंकि ये तशवीश तो अपनी जगह लोगों के जहनों में है ना। इसको जायल करना, रद्द करना गवर्नमेंट का काम है, इंतजामिया का काम है कि बताए लोगों को। देखिए, वी विल हैव टू पुट पाकिस्तान इन द प्रोसेसेस जी। जब तक हम प्रोसेसेस में मुल्क को नहीं डालेंगे और चीजें टाइम पे नहीं होंगी, ट्रांसपेरेंसी और बहुत जरूरी है, और रियलिटी बहुत जरूरी है कि आप रियलिटी के साथ लोगों को लेकर चलें। मैं यही कह रहा हूं ना कि आप जब पावर में होते हैं, देखिए जितनी भी खराबियां आई हैं, मैं किसी पॉलिटिकल चीज पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट फिर भी देखता हूं कि डेमोक्रेसी की जितनी भी खराबियां आई, उसमें ज्यादातर हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कह लें या इंडिविजुअल्स कह लें, जब आप लार्जर देन द पार्टी और पार्टी लार्जर देन पाकिस्तान बन जाती है, तो फिर आप इस तरह की चीजें होती रहती। जब आप पावर में होते हैं तो आपको सब अच्छा लग रहा होता है, आप एक पेज पे भी होते हैं, आप कभी बाप भी बना लेते हैं, कभी आप सारे वो फिर पेज फट जाता है। फिर चीजें जब आप अपोजिशन में जाते हैं, या अपोजिशन में अभी बलोचिस्तान में देख ले, आप पावर में होते हैं तो सब ठीक है, जब अपोजिशन में जाते हैं तो आप कहते हैं जी जुल्म हो गया, इलेक्शन सही नहीं हुए, मिसिंग पर्संस भी आ जाते हैं सारा। तो कहने का मकसद ये कि वी ऑल विल हैव टू, और ये तो एक स्टिग्मा के तौर देखें, इसको भी ये समझने की जरूरत है लोगों को कि एक पेज की जो हम ये टर्म यूज करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब ये तो आइडियल सूरत हाल है, वो एक पेज बरकरार रहे। और ये हमने बड़े सालों बाद देखा है, और हमने देखा है कि वाकई हम हमारी इसको गवर्नमेंट कैसे लेते हैं कि जैसे ये कोई बहुत बुरी चीज है कि यार अभी एक पेज पे एक पेज पे है तो बहुत अच्छी सूरत हाल है, होना चाहिए गवर्नमेंट को इदारों के साथ। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि ये एक स्टेटमेंट है, ये जो अब हम सुन रहे हैं कि जी वो शायद सदर बनना चाह रहे हैं, बना दिया जाएगा, ये आपको लगता है साजिश है, या ये एक ऐसी हार्मलेस सा क्वेश्चन है जिसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज और कोई रिपरकशंस नहीं हो सकते? ये मुकम्मल तौर पे एक साजिश है, इसकी रिपरकशंस हो सकते हैं। देखिए ना, मैं और आप सुबह से इस मीडिया पे अभी पिछले 10 मिनट से एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं, लोगों के ये डाउट दूर करने के लिए
ये एनर्जी शायद हमने कर दी होती डायरेक्ट कि जी हमने वॉर जो अगली हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, हम उसके चैलेंजेस को मिलने के लिए कौम ने क्या करना है, या वी कुड हैव डिस्कस्ड अ टॉपिक जो हमारे आइन और कानून के अंदर किसी बात के ऊपर होता। तो ये एनर्जीज इस तरफ चली जाती है। डाउट मैंने कल आपके ये चैनल पे शिफा के साथ हम जब प्रोग्राम करते हम उस पर भी यही बात कर रहे थे। तो देखिए ये तो सर साजिश हो गई। अब एक बयान और, क्योंकि वो जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा भारत के मशरिक से हम आगाज करेंगे और आगाज भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगा। सर ये किस तरफ निशानदेही की जा रही है? अंदर और गहराई, ये दो लफ्ज जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अंदर गहराई किस तरह? ये बिल्कुल क्लियर पाकिस्तान अब बता रहा है जी कि अब हर दफा ये नॉनसेंस नहीं होगा जो इंडिया हमारे साथ करता है। देखिए हमारी जब जंग अपने ईस्टर्न एनिमी के साथ होती है तो ये ज्यादातर रिस्ट्रिक्ट रहती है जी कश्मीर में, और इफेक्ट होते हैं पंजाब का एरिया जहाँ पे हमारे सिख दोस्त भाई रहते हैं जी वहां पे। और इंडियंस इनसाइड इंडिया जो न्यू दिल्ली है और खासतौर पे ये जो हिंदुत्व का माइंडसेट है, संघ परिवार है, दे आर इन एनिमिटी विद द कश्मीरीज एंड सिख्स बोथ। फिर राजस्थान का एरिया आ जाता है, वो ज्यादातर डेजर्ट है, तो वो बड़े कंफर्ट जोन में है कि जी हम इनके टारगेट करेंगे न्यू नॉर्मल सेट करने के कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि न्यू एबनॉर्मल ही सेट होता है, पाकिस्तान हमेशा उनको मार देता है जी। मिलिट्री डोमेन में तो पाकिस्तान ने हमेशा बीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। पहलगाम पुलवामा आपके सामने, हम कोई ह्यूब्रिस्टिक बात नहीं करना चाहता मैं, ह्यूब्रिस अप्रोच नहीं है पाकिस्तान की। तो वो इफेक्ट तो सिख और कश्मीरी होते हैं जी। तो वो उनको इट इज दे आर कंफर्टेबल। अब देखिए ना, कश्मीरी श्रीनगर में मरे या मुजफ्फराबाद में मरे, तकलीफ तो मुझे और आपको ज्यादा होती है ना, नरेंद्र मोदी को तो कुछ नहीं होना। वो तो मेरा खून है, मेरे भाई का खून है, या उनकी कोई इंस्टॉलेशन गिरे या वहां पे बॉम्बिंग हो या कुछ हो, तो वो देयर इन अ कंफर्ट जोन। दूसरा, अभी जो फ्यूचर की वॉर है ना नादिया और सर, ये फ्यूचर की वॉर आपको कब नजर आ रही है? इसी को ज्वाइन करते हुए कि इन द नियर फ्यूचर आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला है? वॉर विद दिस माइंडसेट किसी वक्त भी हो सकती है। वी आर ऑलरेडी इन वॉर, ये तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। बलोचिस्तान केपी के आपके सामने जो प्रॉक्सीज हुई हैं, तो अब जो ये अगली वॉर है, ये जो पेनफुल वॉर है, ये पेनफुल इसलिए मैं कहता हूं कि ये अभी हो सकता है जो बॉर्डर पे सोल्जर बैठा है वो ज्यादा महफूज हो और शहरों और ये जंग ज्यादा हो रही हो, जिस तरह अभी थोड़ा सा हमने डेमोन्स्ट्रेशन देख ली है। तो फिर जो डीप उनका वेस्ट में उधर ईस्ट में रहने वाले लोग हैं, या जो इनके इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हब्स हैं, या जो, तो फिर ये वॉर वहां तक जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे ऊपर हमारी वॉर आप लाहौर और पिंडी में ले आए और हम बॉर्डर तक ही महदूद रहे। बिल्कुल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। सर, कोड तो सबके लिए बराबर है ना। बहुत मच मोर देन पाकिस्तान जी। बहुत शुक्रिया थैंक यू मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, और इन दोनों मामलात पर उन्होंने सही बात है कि कोड ऑफ वॉर होता है, लेकिन अगर कोई एक उसको बार बार वायलेट करे तो ये कि फिर दोनों तरफ से ऐसा होगा। और मैं सब लोगों से कहूंगी कि देखिए, आप आसपास टेंशन है और टेंशन हमेशा से थी। दिस वाज अ सीज फायर, नॉट मैटर्स रिजॉल्व्ड एंड पीस। कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ सीज फायर है। जंग बंद हुई हुई है, कब तक हमें नहीं पता। और हमने सीखा कि भाई हमारे साथ हमें किसने बचाया, ठीक है ना, हमारी मिलिट्री, हमारे लोग, हमारी गवर्नमेंट एक पेज पे। तो ये बर वक्त कुछ भी हो जाए ISPR ने, जी, और ये शुरू हो गई हरकतें। ये जो बयान है ये उसकी कड़ी है कि शुरू हो गया है कि अवाम को मिलिट्री के अगेंस्ट करें। समझे इस वार को और बिल्कुल तैयार रहें। हम इस पर नजर रखेंगे और आपको बताते रहेंगे, हकायक से आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आपको बताऊं, कुरंगी से पास यहाँ एक गली निकलती है, उधर आप जाके आप इंडस्ट्रीज देखें, खासतौर पे फार्मास्यूटिकल्स, आपको लगेगा स्विट्जरलैंड में आ गए। पता नहीं किस गली में लेके जा रही हूं, कुरंगी के पास एक गली खूबसूरत है वो एरिया। वो कुरंगी का पार्टी नहीं, इतना लगता है इतना एडवांस है। अच्छा, हाँ, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स। ओ हो ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स। पहले तो वो पिंडी के पास वो हताद में होती थी, वहां तो मैंने देखा है। हमारे असल में फैमिली में किसी की ना ये दवाइयों की फैक्ट्री थी, तो मैंने उसको जीरो से ब्रदर इन लॉ जीरो से मैंने देखा है कि फार्मास्यूटिकल जो है वो कैसे पैदा होती है, कैसे चलती है। और मैं सारे मामला, सारे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड पता है आपको जो करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर कहती हूँ ना, चलो 10 करोड़ का की फैक्ट्री है, एक 100 करोड़ आपको मार्केटिंग के लिए चाहिए। मार्केटिंग में, फिर वो मार्केटिंग में और सारा जो सारा बजट है, इसमें डॉक्टर्स भी आ जाते हैं। डॉक्टर्स का भी इसमें बजट होता है। अच्छा, बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं और इससे मुताल्लिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जो जेनरिक दवाइयां हैं
उनकी पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। रिपोर्ट में ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में ये जो फर्क है, यानी दवा जो ब्रांडेड है उसकी कीमत ज्यादा है, नॉन ब्रांडेड दवा की कीमत कम है, तो होनी है। इसको बताया गया है। जिससे ये हर तो साल होनी है, क्योंकि वो आपने इंपोर्ट की है, उसमें आपने डॉलर्स में पे किया, वो तो महंगी होगी। नहीं, लेकिन वो लेकिन वास्ट डिफरेंस है। यानी ठीक है, वो होता है कि आपकी ड्यूटीज लगती है सारी चीजें, लेकिन डिफरेंस ज्यादा है। तो अच्छा। इससे हर साल कौमी खजाने को और अवाम को अरबों रुपए का नुकसान होता है, ये रिपोर्ट में बताया है। यस, उन्होंने वफाकी वजीर बराए कौमी सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल को भी एक खत लिखा और उसमें निशानदेही की है कि पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो ये क्या सारे मामलात हैं कि एक नुस्खा लिख दिया जाता है और उसमें उस ब्रांड का नाम लिखा जाता अच्छा, है। इसको मैं साफ अल्फाज में आपको बताऊं, ये बाहर से आया मेरा कप, ठीक है ना, ये 10 रुपए का है, क्योंकि बाहर वहां इतना महंगा नहीं होगा शायद, लेकिन आते आते ड्यूटीज वगैरह सारा क्लियर होते होते डॉलर का डिफरेंस रेट वगैरह, उस पे ये 10 रुपए का हो गया। इसमें पता क्या बना है, इसमें है ये 365 जी जी, और उसमें ये मैं कैसे एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा, इसमें वही चीज है जो पाकिस्तान में बनी, जी। वही इसकी केमिकल फॉर्मेशन है, क्योंकि पाकिस्तान में बनी है तो ये सस्ती है, ये सस्ती है। लेकिन इसका नाम नहीं देंगे डॉक्टर्स देंगे कि ये वाला कप चाहिए, ये नहीं चाहिए क्योंकि ये बाहर से आया हुआ है, हालांकि उसी फॉर्मूला को उसका पाकिस्तान में composition बनाया same जा है, रहा बिल्कुल ऐसा ही है है। सस्ता, लेकिन आपको वो प्रिस्क्राइब नहीं की जा रही। तो इसकी वजह से नुकसान हो रहा है अरबों रुपए का हमें। उस्मान शौकत साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से ताल्लुक है। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया राइजिंग शाइन में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि ये जो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने ये मुतालबा भी किया है, पहला सवाल यही करते हैं कि ये जो डॉक्टर्स नुस्खे लिख के देते हैं, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ लाइन होते हैं या कोई नेक्सस है कि उस ब्रांड का नेम लिख देते हैं, जबकि दूसरे ब्रांड की चीज 100 रुपए की है, वो जो लिख के देते हैं 1000 रुपए की है। तो ये क्या चल रहा है सर मामला ये कंपनी में? जी, थैंक यू आज मुझे शो पे मधु करने का और इस टॉपिक पे डिस्कशन करने का। डेफिनेटली ये बहस बहुत अरसे से चल रही है कि ब्रांडेड मेडिसिन वर्सेस जेनेरिक मेडिसिन, और इस पे एक तवील जो है वो डिस्कशन भी हुई है स्टेक होल्डर्स के साथ। और अगर हम देखें इस बात को देखें कि जो ब्रांडेड या जिसको इनोवेटर प्रोडक्ट कहा जाता है, वो नॉर्मली मल्टीनेशनल कंपनीज की होती है, फॉरेन कंपनीज की प्रोडक्ट्स होती हैं। उनका जो सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन वो कहते हैं प्राइस इंक्रीज का, वो ये होता है कि वो रिसर्च करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं। लिहाजा वो ये क्लेम करते हैं कि जी हमने अपनी रिसर्च को रिकूप करना है और उसको रिकूप करने के लिए हम अपनी प्राइसिंग हायर रखते हैं। डेफिनेटली जेनेरिक ड्रग्स की प्राइसिंग लोअर होती है, वो चीपर होती हैं, लेकिन जो R&D है, जो रिसर्च है, जो नए मॉलिक्यूल्स हैं, नई थेरेप्यूटिक कैटेगरीज और ट्रीटमेंट्स हैं, वो जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स नहीं लेके आते। वो ब्रांडेड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वही मार्केट में मुतारिफ कराते हैं नई थेरेपीज। और यहाँ पे केस यही आता है कि जी अगर आप उनको प्राइस अलाउ नहीं करेंगे या उनको प्रॉफिट नहीं लेने देंगे, तो फिर वो नई R&D और नई रिसर्च ऑफ द मॉलिक्यूल पे नहीं जा सकते। आज भी अगर आप अमेरिका में देखिए, यूरोप में देखिए, तो आज भी ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो डॉक्टर्स लिखते हैं। जो बहस प्राइस की है, जो बात हम अभी कीमतों में डिफरेंस की कर रहे हैं, बिल्कुल वो होता है और हम एग्री करते हैं, वो बहुत ज्यादा भी होता है, लेकिन उसमें कुछ चीजों को हमें देखना जरूरी है। एक के जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है जेनेरिक कंपनीज का, वो खासा कम होता है देन दी इनोवेटर कंपनीज। और जो पाकिस्तान है उसमें तकरीबन 400 ड्रग्स यानी मॉलिक्यूल्स जिसको हम कहते हैं, उनकी प्राइस को कंट्रोल कर दिया गया है। जबकि रीजन में अगर हम इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें या और ममालिक को देखें, तो वो 200 के करीब ऐसी दवाएं हैं जिनकी प्राइस को कंट्रोल किया जाता है या किया गया है। हमारे यहाँ वो 400 हैं। और वो क्यों की गई 400? ये वो मॉलिक्यूल या वो प्रोडक्ट्स हैं जो WHO और गवर्नमेंट बिलीव करती है या ड्रैप बिलीव करता है कि अवाम नास की दवाएं हैं, ये एक आम आदमी को जो है रिक्वायर्ड है। लिहाजा इस पे प्रॉफिट टेकिंग को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस को एक रीजनेबल उसमें रेंज में रखने के लिए इनकी प्राइस को कंट्रोल किया गया है। तो लिहाजा ये जो बात है कि जी तमाम मॉलिक्यूल्स पे प्राइस जो है वो बहुत हायर है, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, तो सर आप मुझे ये बताएं, जो सबसे जरूरी चीज है असल में दवाई लेते हुए, तो देखें जी होता है कि सेहत चाहिए, शिफा चाहिए, रिकवरी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो लोकल मेडिसिन बनी हुई है, जिसका फॉर्मुलेशन, केमिकल फॉर्मेशन वही है जो बाहर की दवाई की है, वो इफेक्टिव उतनी ही है जो पाकिस्तान में बन रही है या नहीं है?
जी बिल्कुल, देखिए हमारी जेनेरिक इंडस्ट्री या दुनिया की जेनेरिक इंडस्ट्री एक बायो इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट पे चलती है, विच बेसिकली मींस कि जो आप दवा बना रहे हैं वो ब्रांड लीडर के बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट है और उसकी बाकायदा दुनिया में स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं जिसको बायो इक्विवेलेंस स्टडीज कहा जाता है। वो प्रूव करता है थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स, थ्रू पेशेंट ट्रायल्स कि आपकी दवा और जो ब्रांड लीडर की दवा है वो पेशेंट पे वही असर कर रही है इन टर्म्स ऑफ थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट, इन टर्म्स ऑफ साइड इफेक्ट्स, जो कि इनोवेटर करता है। जी एक फर्क है कि जो हमारी जेनेरिक इंडस्ट्री है उसको भी इवॉल्व हो रही है। जिस तरह बाहर की अगर आप दुनिया में जाएं तो वहाँ बायो इक्विवेलेंस स्टडीज या और ट्रायल्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं। वो आपने बिल्कुल कहा कि R&D और ये सारी चीजें, लेकिन ये कि जब वो बन जाती है पाकिस्तान में दवा तो फिर वो वही कॉम्पोजिशन वही और वही असर दिखाती है वो। हाँ, तो इसके बाद तो सर बात फिर यही आ जाती है ना कि डॉक्टर्स फिर ये क्यों रिकमेंड कर रहे हैं ब्रांडेड दवाइयां जब आपके पास ऑल्टरनेट 2-3 मौजूद हैं और पाकिस्तानी मेड अल्टरनेट मौजूद है, सस्ते हैं। जैसे एस्प्रिन की 300 मिलीग्राम की जो गोलियां हैं उसका कंपैरिजन किया जाए 47 रुपए से लेकर 300 रुपए तक ये है। बिल्कुल। तो अब मुझे बताएं 47 वाली रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं डॉक्टर? जी देखिए ये अगेन जो एक थोड़ी सी मिसलीडिंग बात वो ये हो रही है कि जी गवर्नमेंट के शायद खजाने को भी इससे नुकसान। मैं एग्री करता हूं कि देयर इज अ प्राइस डिस्पैरिटी, उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि जो मल्टीनेशनल्स ये बड़ी कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट जो अपनी बाइंग करती है वो जेनेरिक पे ही करती है। गवर्नमेंट के जितने टेंडर्स होते हैं, सरकार के जितने टेंडर्स होते हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमतों के हों चाहे वो किसी फेडरल प्रोग्राम के हों, वो जेनेरिक पे ही आते हैं। तो लिहाजा नेशनल एक्सचेकर को एज सच कोई नुकसान इससे नहीं पहुंचा। यस, प्राइवेट डॉक्टर्स की अगर आप बात करें, यस वो लिखते हैं। अब उधर देखें एक हॉस्पिटल है, उसका एक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, कार्डियोलॉजी की मैं बात करूं, किसी और की मैं बात करूं, उनकी एक आप कह ले कि रिलायंस और ट्रस्ट ऑन द ब्रांड भी होता है। लॉट ऑफ टाइम्स वो ये कहते हैं कि ये दवा है, हम दवा में रिस्क अगर लेट्स से 20 साल से वो इनोवेटर लिख रहे हैं और आज मैं एक नई दवा ले आता हूं, ये जेनेरिक आ जाता है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर का भी इशू होता है। क्योंकि देखिए जेनेरिक दवाएं अपनी ट्रायल्स उस तरह से नहीं देती, अपनी सैंपलिंग उस तरह से मार्केट में नहीं करती, इसी वजह से उनकी कॉस्ट नीचे होती है। कभी कभी ये होता भी है, जैसे रेटिनल एक मेडिसिन है बहुत महंगी, ADHD के बच्चों को भी देते हैं फॉर फोकस, उसका जो यहाँ चॉइस मिल रही थी, समझो 1000 रुपए की गोली है, बहुत महंगी, उसमें 2-3 वेरिएशंस आई। जो सबसे सस्ती है वो ट्राई की तो उसमें तो बड़ा हेडेक था, उसके साइड इफेक्ट्स थे भाई। साइड इफेक्ट्स सस्ती तो ले ली, 100 रुपए वाली गोली ले ली 1000 की बजाय, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स अगर आपको हेडेक वगैरह महसूस हो तो समझे कि वो गोली सही नहीं है। इस पर मजीद भी आने वाले शोज में हम बात करेंगे। उस्मान शोकत साहब बहुत शुक्रिया, अवॉइड करना चाहिए ऐसी मेडिसिन को और इस इशू से मुताल्लिक जी नहीं असल में ब्रेक का वक्त हो गया। तो ये मुझे ये जो ब्रेक आ रही है ना बार बार, ये बड़ा मसला हो रहा है। अब आप काम इतना अच्छा कर रही है कि वो ब्रेक आ रही है बार बार, और मैं कहती हूँ जवाब एक सवाल दो आ रहे हैं, इतने जहन में सवाल। चलो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम कहीं जाएगा नहीं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग, ब्रेक में पूछ लेते हैं उनसे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस ब्रेक से पहले मैं जो बात कर रही थी उसको कंप्लीट करूंगी कि जो दवाई आपको आप उसका चेंज करें ब्रांड, तो देखें कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स, आपको हेडेक वगैरह चीज़ें को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, फिर उसको ना लें। क्योंकि भाई इंसानी जान का मामला है ना, तो इसमें ज़रा आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है। ज़रा मौसम की बात करते हैं क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम है। कराची का मौसम बहुत अच्छा, 15-20 दिनों से तो बादल है, लेकिन बारिश हल्की होती है फिर रुक जाती है, सुबह के औकात में बारिश होती है। तो इस वक्त मौसम कैसा है? मोना ने हमें ज्वाइन किया है और वो है सीव्यू पे इस वक्त। ये मोना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मोना तुम्हारे मजे हैं भाई। वालेकुम अस्सलाम। और वाकई मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन आज जोहेब ज़रा धूप और बादलों की आँख मिचोली का सिलसिला है। जो गुज़िश्ता चंद रोज से सुबह के जब हम उठते तो बड़ा क्लाउडी वेदर होता था, आज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो कभी धूप निकल रही है, कभी बादल है। इनकी आँख मिचोली का सिलसिला तो ऐसे ही जारी रहेगा क्योंकि मॉनसून करंट के बायस जो है समंदरी बादल छाए रहते हैं और कभी उनमें से हल्की हल्की सी धूप भी झलकती है। आज भी यही सिलसिला है। सुबह के औकात में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जहाँ हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है, मौसम मरतूब, लेकिन उसके बावजूद मैं इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हूँ। आप देख रहे होंगे
बल खाती जो समंदर की लहरें हैं, उनसे जो वाइब आ रही है ठंडी ठंडी, यकीन करें इस वक्त जो हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है ना, उसमें भी मौसम काफ़ी अच्छा, सुहाना और खुशगवार लग रहा है, क्योंकि समंदर की जब लहरें उठ रही हैं उनसे जो ठंडी हवाएं आ रही हैं और जो ये समंदर की लहरों के जो छींटे आते हैं ना, उस पुरानी यादें भी ताज़ा होती है। पुरानी यादें भी ताज़ा होती है। कराची का मौसम एक मोना इधर तो एक गाना एक गीत तो बनता ही है। हाय हाय, वाकई समंदर का और पानी का कोई अच्छा सा गाना होना, लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। नादिया, ज़ुहैब के इंशाल्लाह मैं होगा जरूर ज़हन में। याद करके बारिशों के मौसम में बारिशें तो होती है, दिल भी वाह, टूट वाह, जाए। क्या बात है, ना करें यार। मेरी आवाज को एक्सपोज ना करें, जहां तक मेरे सुर चल रहे होते हैं ना मैं गाता हूँ। फिर उसके बाद आज तो बिल्कुल ही नहीं चल रहे। बहुत जबरदस्त लहरें चल रही हैं लेकिन ज़ुहैब के सुर मौसम रुके जो हुए है हैं। ना जी अच्छा मोना, कोई हाई तो टाइड आज का वगैरह मौसम ऐसा कोई जो सीन है- है कि खतरनाक होगा, अब लोग स्विमिंग ना नहीं, करें फिर- समुद्र में, सही है? नहीं नहीं महक, देखिए महकमा मौसमियात का कहना है कि फिलवक्त कराची में बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता रात के या सुबह के औकात में बूंदाबांदी का जरूर इम्कान है, लेकिन बारिश का नहीं है। इस वक्त देखिए हाई टाइड का एक टाइम होता है, दफा 144 लगी हुई थी, अभी भी उस पर अमल दरामद हो रहा है? समुद्र पे भी दफा लगती है। जी 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 बिल्कुल 144 दफा लगी हुई है, क्योंकि देखिए मॉनसून का सीजन है, समंदर का बहाव जो है चढ़ा हुआ होता है, उसके बाद जो शहरियों को जो है यानी कि समंदर किनारे से बैठ करके वो नज़ारे ज़रूर करें, लेकिन इसमें जाकर के छलांगे लगाने की, डुबकियां मारने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। 144 लगी हुई है दफा। बिल्कुल, क्या और ये जाहिर है शहरियों की सेफ्टी के लिए है, तो ये कि समंदर किनारे आए, इंजॉय करें, Enjoy करें। और हर पिक्चर जो है ना, हर पिक्चर पोस्ट ना किया करें। डुबकियां लगाएं दूसरों के दिलों में, बिल्कुल प्राइवेट इश्क चीज के है। मैदान में डुबकियां लगाएं, इश्क में डुबकियां अच्छा लगाएं। पता, तुम्हें मुझे मजा से समुद्र से एक बात याद आई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मोना। मैंने करी थी कि किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि एक फेरी सिस्टम शुरू हो पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट, ईरान, सऊदीया भी, और जो कि बहुत सस्ता होगा। उसमें आप अपनी गाड़ियां जिस तरह फेरी में होती है ना कि गाड़ी भी ले गए, और इसके अलावा आप वहाँ बड़े लेविश रूम्स ये भी पिकनिक होंगे, में नॉर्मल इकोनॉमिकल रूम्स भी होंगे, और दिनों का सफर होगा, लेकिन बहुत खुश। वैसे हम पूरे पाकिस्तान से ही कह सकते हैं, लाहौर से, पंजाब से, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास समंदर है। यस, तो ये फेरी समंदर अगर देखिए। ट्रैवल शुरू हो गया, और होना भी चाहिए, होना भाई। चाहिए, हाँ। क्रूज ट्रैवल कितने मजे का यूरोप होता है में दुनिया देखिए भर में। कितना मजे, क्रूज पे जाते हैं लोग और दूसरे मुल्कों में, और वो एक पिकनिक ही होती है, क्रूज भी एक पिकनिक ही है ना। पता है एयरलाइन की ये जो मोनोपोली है वो भी खत्म हो, इतने महंगे महंगे 1.5-2 लाख के टिकट्स इधर दुबई तक जाना होता है, भाई क्या हो गया। तो ये एक ऑल्टरनेट ये एक होगा, अच्छा चीपर बिल्कुल एंड initiative। मोर एंटरटेनिंग। जी जबरदस्त। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद राइज एंड चार्ज का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं जाइएगा। क्या बोला? कीप वाचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, मोदी गवर्नमेंट के लिए एक और मसला नया। जी जी, और एलॉन मस्क ने एलॉन मस्क ने क्या कहा है? जी हाँ, ये सू कर रहे हैं इनकी गवर्नमेंट को हाँ। कि जो इनका ट्विटर पुराना नाम अब एक्स नाम है, उस प्लेटफॉर्म पे कि जब चाहते हैं चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं, बैन कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ये ऐसे इनको कोई राइट है नहीं, बिकॉज जो एलॉन मस्क का ही प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कहा कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। क्या इनकी गवर्नमेंट है उस पर एक्सप्रेशंस जो है लोगों के जो भी फ्रीडम है उसको ब्लॉक कर आज़ादी देते इज़हार राय बिल्कुल हैं, है। ये इनको इजाजत ही नहीं। और हालांकि उनकी गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम तो बस सेफ्टी रीजंस की वजह से कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी दिस इज नॉट ऑन, सू कर दिया है असल उनको। में यही होता है, नया सेफ्टी मसला। रीजंस के लिए और सिक्योरिटी रीजंस के लिए ट्विटर बंद किया जाता है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आज़ादी इज़हार राय के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो ट्रांसग्रेस कर रहा है, आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए कवानीन है। बिल्कुल, आप उनको बिल्कुल उन कवानीन के नहीं, वो तहत कहते हैं कभी भी सजा अपनी मिले, मर्जी लेकिन से पूरा ट्विटर आप बंद कर दें, एक्स नहीं बंद कर नहीं, दें। वो कंटेंट कह रहे हैं कि जो ये Content कह किसी का भी कंटेंट, मेरी स्टेटमेंट, किसी की स्टेटमेंट वो जो आप निकाल देते हैं, यू कांट डू दैट। ऐसे आप रिमूव नहीं कर सकते स्टेटमेंट्स एंड कंटेंट, इट्स रॉन्ग। ऐसे ही। क्योंकि और उससे इसके फिर साथ क्या साथ- होता है, वो सोशल प्लेटफॉर्म ही कमजोर हो जाता है ना कमजोर हो कि भाई जाता ये है, क्या, इस पे तो आजादी नहीं है। तो वो इसके लिए उन्होंने सू कर दिया मोदी की गवर्नमेंट को। मोदी की गवर्नमेंट एलन मस्क गवर्नमेंट ने। के लिए मतलब नया मसला। बैक टू बैक खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो अच्छी नहीं है खबरें, और वो जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं टैरिफ के मामला, वो भी है। अच्छा जी 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 जी। अच्छा, अब हम क्रिकेट की बात कर लें कुछ। क्रिकेट की बात करेंगे हैं? हाँ, क्रिकेट की हम बात करते हैं। खेल कूद की हम बात करते हैं। T20 सीरीज के बाद अब पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान वनडे सीरीज होने जा रही है, और वनडे सीरीज के बारे में काफी अरसे बाद ये वनडे मैचेस आते हैं। अब तो होते ही नहीं है वनडे मैचेस, तो सब इसको देख रहे हैं, लेकिन ये कि एशिया कप की तैयारी तो T20 से ही होनी है।
क्योंकि T20 होगा एशिया कप, लेकिन वनडे भी जीतना बहुत जरूरी है। और वो जो 50 ओवर्स का गेम होता है ना, उसमें सही आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी हिकमत अमली सामने आती है, कैसे कैप्टन खेल रहा है और किस तरीके से उसने और ये बैटिंग कहाँ करना है, होगा, सारी चीजें। ये मैचेस कहाँ होंगे? ये सीरीज हो रही है जनाब यूएस में, और वहीं पर ये सारे मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूएस पाकिस्तान को हरा चुका है एक दफा। अच्छा। यूएस में क्रिकेट आ चुकी है, अब पता नहीं ऐसा ना सारे क्यों लोग कहते हैं हमारी टीम को कि हरा वो- चुके हैं, इसकी क्या बात करें, ना ही बात करें तो बेहतर। अच्छा जी, वो परफॉर्मेंस अच्छी हो टीम की, बड़ा जरूरी है। हमें क्रिकेट एनालिस्ट अली तनोली ने ज्वाइन किया। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं शो पर। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द भाई, शो जी। हाँ, ये जो टीम में, अच्छा नहीं, पहले सीरीज से पहले एक मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी की, बाबर आजम से, रिजवान से और शाहीन शाह अफरीदी से। क्यों भला? क्यों भला अली, क्यों भला? बताएं। है मेरी स्टेटमेंट सवाल बन गई जी। वो इसलिए मुलाकात हुई है कि चेयरमैन पीसीबी ने, क्योंकि अभी पास्ट में जो इनके मसले मसाइल थे, टीम में यूनिटी नहीं थी, सपोर्ट नहीं थी, वो चाह रहे थे कि मैं सीनियर प्लेयर को बिठा के ये बात की जाए कि जो अब हमारे जो फ्यूचर में इवेंट आने हैं, उसमें एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, उसमें टीम जो है वो एक होके खेले और यूनिटी रहे, कोई ऐसे मसले मसाइल ना हो। क्योंकि आपने देखा भाई, आपको आइडिया होगा कि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, इनके आपस में बड़े क्लैशेस रहे, और ये इन फील्ड आउट फील्ड इनके आपने देखा होगा बहुत सारे मसले मसाइल सामने आए। अभी रिसेंटली अभी पीसीबी को एक तरदीद करनी पड़ी। आपको बेहतर आइडिया है कि मोहसिन नकवी साहब का खैर बेहतर आइडिया होगा कि वो साफी रह चुके हैं जी। तो जो जिस चीज की तरदीद आए और इतनी सख्ती से तरदीद आए तो उसमें कुछ ना कुछ होता है। कुछ ना कुछ तो अभी ये भी अफवाहें थी कि अभी शाहीन शाह अफरीदी ने दोबारा प्रैक्टिस सेशन में कोई गुस्सा किया है, वहां पे बदतमीजी की है। तो वो जो पूरी जो मीटिंग थी जो सीनियर प्लेयर के साथ थी, वो यही थी कि आप टीम में माहौल बेहतर करें, यूनिटी से रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो ताकि पाकिस्तान क्रिकेट के जो आने वाले इवेंट्स हैं उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो आने वाले इवेंट्स में T20 वगैरह में रिजवान और बाबर ये नजर आ सकते हैं, क्या ख्याल है आपका एशिया कप में? माइक हैसन ने अभी, क्योंकि जोहेब भाई इस पे बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट है वो आगे के मैचेस और जो फ्यूचर की जो अपकमिंग असाइनमेंट्स हैं उस पे होगा। तो वो चाहते हैं कि जो न्यू टैलेंट है उसको मौका मिले। अभी जो बात भी हो रही थी, क्योंकि पीआर टीम जितनी ज्यादा एक्टिव हैं, हर प्लेयर की परफॉर्मेंस से ज्यादा पीआर टीम की परफॉर्मेंस पे ज्यादा जोर दिया जाता है, और यही मौका होता है कि भाई किसी तरह हम सोशल मीडिया पे या आउट ऑफ द ग्राउंड परफॉर्मेंस दिखा दें। अभी भी जो बात हो रही थी कि वो बाबर आजम को लेके आए, बाबर आजम का कहीं भी माइक हैसन के उसमें नहीं है। तो उनके आपने पहले भी देखा होगा, उन्होंने जब बात की थी उन्होंने कहा था कि हमारा जो टारगेट है वो यंग टैलेंट है, और जो एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा उसको हम प्रमोट करेंगे। बाबर आजम को उन्होंने कहा था कि आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें, आप अपना एवरेज बेहतर करें, तो तब हम आपको टीम पे लेके आएंगे। तो उस दौरान तो कोई ऐसी क्रिकेट हुई नहीं कि जिससे आपने देखा होगा कि बाबर आजम की स्ट्राइक रेट बेहतर हुई या उनकी एवरेज में बेहतरी आई। तो ये अभी उनको एक ओडीआई में अभी एक मौका मिलेगा, तो उसके बाद कोई डिसाइड होगा कि फखर जमान की इंजरी के बाद बाबर आजम को T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता है एशिया कप में या और मुझे तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ी वजह है बुरी परफॉर्मेंस की, क्योंकि हमने फिल्मों से सीखा है कि जब 2 प्लेयर 3 प्लेयर्स में आपस में, और वो भी सीनियर प्लेयर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्लैश आ जाए तो पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाती है, पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, तुम उसकी साइड पे आए, वो बुरा मनाएगा, तुमने उसकी साइड लेनी है, टीम तो फिर उसके बाद टूट गई। और अगर टीम एक पेज पे नहीं है तो ये आप तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं ना, ये तो पाकिस्तान को तो कोई फायदा इससे नहीं हो रहा। मैं तो कहती हूँ जिन लोगों में क्लैश उनको कमरे में बंद करें और कहें जब तक सुलह नहीं होती बाहर नहीं निकल या बाहर बैठो। हमारे ऐसे करते थे बचपन में हमारे साथ। तो ये जरूर, और वाकई ये बड़ा है पुराना ओल्ड स्कूल टेक्निक है, लेकिन इट वर्क्स कि इनको बंद करके कहें कि भाई, और पता है कभी कभी तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह इतनी छोटी होती है। जोहेब, तुमने मेरे बारे में वो बोला था ना, हाँ ये पिछले साल बोला था तुमने उसको, वो सकीना को, वो बात सकीना कहाँ से आ गई, लेकिन कोई भी फला उसको ये बोला था, हम लड़कियों वाली बात करें ना कि हम इस तरह कहते हैं, लेकिन यही चीज होती है। तुमने तब मेरी साइड नहीं ली थी, तब तुम चुप रहे थे, तब तुमने मुझे अपना टिफिन में से पराठे का पीस नहीं दिया था, हम तो इसी बात पे लड़ते थे, तुमने शेयर नहीं किया था मेरे साथ। ये वाली छोटी बातें आई एम श्योर इनकी भी होगी।
मकसद समझ गए ना आप अली, क्या सवाल था? हाँ, नगेट्स ने शेयर किए थे मेरे साथ। जी बिल्कुल। जहाँ नादिया कंपटीशन होगा तो वहाँ इस तरह के मसले मसाइल सामने आते हैं। जब आप इनसिक्योर होंगे, हमने लास्ट भी एक शो में बात की थी, मसला इनसिक्योरिटी का होता है। जब आप देखते हैं कि आपको कोई रिप्लेस करने वाला आ गया है तो वहां पे आप मसले मसाइल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी का जो ओवरऑल देखा जाए तो उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। उसकी वजह उनके ससुर हैं और उनकी ससुर की जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह से वो ज्यादा टीम में मसले मसाइल पैदा करते हैं। दूसरी तरफ उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी उस लेवल की नहीं है कि वो कोई उनके हम नखरे बर्दाश्त करें या टीम उनके नखरे बर्दाश्त करे। टीम उस वक्त नखरे बर्दाश्त करती है जब आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की हो और उससे आपके मुल्क को फायदा हो रहा तो आप बर्दाश्त भी करते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि क्रिकेट में थोड़ी सी नेपोटिज्म आ गई है और फैमिली पॉलिटिक्स हो रही है और उसका फायदा उठाया जा रहा है, आपको लगता है ये वाली बात? जी जी बिल्कुल, आपके सामने जोहेब भाई, आपको भी आइडिया होगा ये चीजें। अच्छी बात नहीं। शाहीन शाह अफरीदी के जो पहले बिहेवियर था और जो अब बिहेवियर है वो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी तरफ परफॉर्मेंस को देखें, जो पहले थी और जो अब है उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है कि परफॉर्मेंस असल में मसला यही है ना कि वो अपने आप को बस वो ऑलराउंडर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, बॉलिंग पर से तवज्जो हट रही है उनकी। वो ये कहते हैं कि मुझे कोई मिडिल ऑर्डर में कोई मौका मिल जाए या फिर डाउन दी ऑर्डर आके मैं शाहिद खान अफरीदी की तरह कोई हिट्स मारना शुरू कर दूं, पॉपुलर हो जाऊं। उनका कोशिश फोकस इसलिए थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। अगर आपका पता आपकी नियत, ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्लियर ना होना, गेम बहुत शुक्रिया अली तनोली, आपने हमें वक्त दिया और 20 मैचेस पर और वनडे इंटरनेशनल बात की। हॉकी टीम ने एशिया कप में जाने से इनकार कर दिया भारत में जो हो रहा है हॉकी का। तो पाकिस्तानी हॉकी टीम ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, जो हालात वाक़या इस पर। अब या तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन खैर बट स्टैंड तो लिया है ना। स्टैंड मैं तो कहती हूँ हमारी क्रिकेट टीम को भी स्टैंड लेना चाहिए था। ये वेरी नाइस। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि जाके खेलना चाहिए। मैं मेरा मौका नहीं पता है क्या जोहेब, बात जंग हुई थी। नहीं वो तो हुई थी, वो तो हुई थी, लेकिन ये खेल के मैदान में भी जाके हरा के आओ ना, खेल में घर में फिर मजा आता है। मेरा मौका पॉलिटिक्स लेके आया है, वही लेके आए हैं, उन्होंने शुरू किया, हम तो खत्म कर रहे हैं। हम क्यों ना जवाब दें। बहुत मैं आई रिस्पेक्ट यू फॉर दिस, ये जो आपने स्टांस लिया हॉकी की टीम में, आई रिस्पेक्ट यू। और अगर जाते फिर क्या होता है, फिर कितना मजा आता है। नहीं, बस ये स्टैंड लेना इस वक्त बहुत जरूरी है। खेल हमें लगता है हम बहुत डेस्परेट हैं इनके साथ खेलने नहीं जाएगी, वी डोंट केयर। ये ऐलान हो गया है, नादिया ये कह रही हैं, मैं वो कह रहा हूं, सब ये वो सब चीज चलते रहे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी हाँ, पेपर मेरे बिखर गए। हम असल में इस शो पे स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा जो कुछ भी कारनामा सर अंजाम देते हैं या कोशिश करते हैं, क्रिएटिविटी, इनोवेशन लाने की कोशिश करते हैं, हम उनको ज़रूर मौका देते हैं। ये वो अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने खैर आगाज़ तो किया ना कुछ करने का, अब आगे जाके वो वंडर्स भी करेंगे अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। तो यही मकसद है हमारे शो पर भी ऐसे स्टूडेंट्स को बुलाने का। तो पाकिस्तान में भाई एक स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है मुश्तबा अकरम। इन्होंने ये किया है कि पंजाबी कैलकुलेटर बनाया। इससे पहले पंजाबी कैलकुलेटर नहीं था, तो इनका मकसद ये था बनाने का कि गांव देहात में लोग जो है जो पंजाबी ही बोलते हैं या फिर उर्दू बोलते हैं और उन नंबर्स वगैरह नहीं होते, तो उनकी सहूलत के लिए वो बिजनेस वगैरह भी अगर कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकान है, तो उनके लिए पंजाबी कैलकुलेटर बनाया जाए। मजीद क्या सोच उनके जहन में थी, तो हमारे साथ है ना मुश्तबा, हमारे साथ है, उनसे पूछ लेते हैं। मुश्तबा, वेलकम करते हैं शो पर। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 19 साल के हैं भाई ये। अरे वाह मुश्तबा, ये बड़ा यूनिक सा है। आपको लगा कैसे कि इसकी एक नीड है, रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है कि पंजाबी में कैलकुलेटर हो? वो ऐसा क्या कर रहा है जो नंबर वाला नहीं कर सकता? मैम, इसलिए मैंने ये बनाया है क्योंकि हमारे जो मतलब इंटीरियर प्रोविंस में जो लोग रहते हैं वो उर्दू और इंग्लिश से इतने ज़्यादा वाकिफ नहीं है। तो हमें चाहिए कि, और जैसे कि दूसरी सूबाई ज़बानें जो हैं उनमें टेक्नोलॉजी की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, हम उनको बिल्कुल पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह कौमी ज़बान का वर्सा आगे बढ़ रहा है, इसी तरह सूबाई ज़बानों का भी वर्सा आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो इसमें पंजाबी में क्या नंबर्स पंजाबी में दिया? थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना, मुझे समझ नहीं आ रही। नंबर्स उर्दू न्यूमेरिक जो होते हैं वो हैं,
इसके अलावा जो हम जो एडिशन लिख रहे होते हैं, एडिशन या एडिशन के सिंबल्स जो बने हुए होते हैं वो न्यूमेरिक्स बने हुए होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं। जब तक जैसे पंजाबी हैं वो नहीं जानते हैं इंग्लिश, तो उनके लिए वधाओ जो पंजाबी में एडिशन का वर्ड है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा इक्वल टू की जगह वो जवाब लिखा हुआ है, और पूरा लफ्ज मल्टीप्लिकेशन की आपने जगह वो लिखा हुआ है तनाव उसमें, लिखा हुआ है। लफ्ज लिखे हुए हैं आपने। जी अच्छा, जैसे ये बताएं जरा कैसे, जी, ताकि जैसे ये डिवीजन, ऐड, इसको पंजाबी में कैसे बोला आपने? जी, वो एडिशन का जो बटन है उस बटन की जगह लिखा हुआ है वधाओ। जैसे एडिशन को पंजाबी में वधाओ कहते हैं, तो उसकी जगह वधाओ लिखा हुआ है। अब सब्ट्रैक्शन को कटाओ, तो उसकी जगह कटाओ लिखा हुआ है। जो इक्वल टू के बराबर में मेरे पास मैंने जो बटन बनाया है उसमें यह है कि जब हम अपना सारा कंप्लीट कर लें तो उसको इरेज करने के लिए, तो पंजाबी में इरेज करने को कहते हैं मुका दो, तो उसकी जगह मैंने लिखा है मुका दो। और फिर एवरेज की जगह मैंने लिखा है औसत। तो ये सारे बटन मैंने पंजाबी अल्फाज में इसलिए बनाए ताकि जो अच्छा, एक तो ये कि एक तो मकसद ये हो गया ना कि आप चाहते हैं कि भाई एग्जिस्टेंस रहे, ऐसा नहीं कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो बिल्कुल डाइट डाउन हो जाए। लेकिन दूसरा मकसद इसका क्या इस्तेमाल भी हो रहा है, क्योंकि गांव देहात में हर जगह ये कैलकुलेटर तो सभी यूज कर लेते हैं ना, इसमें तो कोई ऐसे नंबर्स और इसके यूजर्स कौन होंगे? दुकानदार, स्टूडेंट्स, कहाँ आपको लगता है कि इसका इस्तेमाल होगा, जरूरत है? इसके यूजर्स ज्यादा से ज्यादा तो वही लोग होंगे जो सिर्फ पंजाबी जबान जानते हैं, जो उर्दू इंग्लिश नहीं जानते। और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि ये उन लोगों तक पहुंच जाए जो ये सारे होते हैं, क्योंकि जब वो बेसिक स्कूल्स में आ रहे होते हैं तो उनको अगर ये सारी चीजें नहीं पता है कि ये क्या है, और बहुत सारे इंटीरियर ऐसे हैं जहाँ पे वो सिर्फ अपनी जबानों को ही पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए एक थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, ये एक थोड़ी सी एडवांसमेंट मैं चाह रहा था कि ये एक बिल्कुल देखिए इससे हटके कि इसकी यूटिलिटी क्या है, नहीं है, होगी, ये सबके अपना ज़रा उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक क्रिएटिव काम और कुछ इनोवेट, कुछ नया आपने किया है, आगे क्या करना है? क्योंकि नादिया से भी जब हमारी बात हो रही थी वो यही कह रही थी कि भाई देखें अभी तो चाइनीज जबान में बनना चाहिए, या फ्रेंच में आप करें, या अंग्रेजी को मजीद कोई और इसमें बेहतरी लेकर आए, तो आगे क्या प्लान्स हैं आपके? ये सारी ज़बानें जो आपने बताई बिल्कुल ऐसा हमारे मुल्क में होना भी चाहिए, लेकिन ये सारी ज़बानें अपने ममालिक की मकबूल तरीन ज़बानें हैं, तो इनमें जो एडवांसमेंट है वो पहले ही अपने उरूज पर है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो सूबाई ज़बानें हैं उनमें जो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट होती जा रही है, हम इनको बिल्कुल पीछे करते जा रहे हैं। तो हमें अच्छा, ये सेल से चलता है या ये कौन सा वाला, डिजिटल वाला है? ये अभी मैंने इसको वेबसाइट पर बनाया है। जैसे कि सर ने स्टार्ट में बताया कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बट अभी मेरी वेकेशंस चल रही थी तो मैंने कुछ कोडिंग्स वगैरह सीखी थी, तो मैंने उससे ये बनाया। आगे क्या प्लान है मुस्तफा, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है, कौन सी क्या क्रिएट करना है? मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर इसको कोई ऐप डेवलपर कोई एड कर देता है, कुछ मदद कर देता है, तो हम इसको एक ऐप की शक्ल में लेकर आ जाएंगे। अभी तो ये सिर्फ वेबसाइट ऐप, आई थिंक उसकी रीच ज्यादा होगी, क्योंकि इसको मैन्युअली इसको खरीदना, कहाँ से मिलेगा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, और या फिर ये कि दोनों फॉर्म्स में अभी तक आपने इसको कोई सेल के लिए दिया है लोगों को, कहीं बिक रहा है? नहीं, अभी मैंने इसको वेबसाइट पर बनाया। नहीं, अभी मैंने इसको वेबसाइट की सूरत में बनाया है। मैंने एक दो जगह एप्लीकेशन दी हैं, अगर मुझे एड्स वगैरह मिल जाती हैं तो मैं इंशाल्लाह इसको ऐप की सूरत में किसी ऐप डेवलपर के साथ मिलकर इसको लॉन्च भी करूंगा। जबरदस्त ऐप बनाएं और मजीद भी चीजें आप क्रिएट करें, इनोवेशन लेकर आए। आप ही स्टूडेंट इस मुल्क की बागडोर संभालनी है और इस मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन करना है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा वक्त दिया आपने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात यह कि छुट्टियों में ब्रेक में वक्त जाया नहीं किया, कुछ बनाया। ये अरे माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। ये मैसेज था कि फारिग नहीं बैठे, कुछ काम ही किया है। आप जो है ना एक ऐसी चीज बिल्कुल पिन पॉइंट बुलसआई। घर पे बच्चे हैं, मुझे पता है, मुझे उसका दर्द एक ब्रेक के बाद वापस बच्चे फारिग बैठे होते हैं ना, कितनी तकलीफ होती है। ब्रेक के बाद वापस। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, फिर से आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया। हमारी गेस्ट भी जो आई हुई है, इतनी कमाल, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सही डॉक्टर आपको मिल जाए ना, जो कि मतलब सर्टिफाइड भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, और लेटेस्ट मॉडर्न मेडिसिन पे काम कर रहे हो। आपकी तो बताऊँ, आज ईद है, वो खवातीन जो पेरी मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज के बारे में जानना चाह रही हैं, सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसका कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता। सिंथेटिक 28 गोलियाँ जो आपको मिल जाती हैं, जो आपने हर महीना खानी है। उसके अलावा
हुआ है कोई क्रीम एंड दैट्स इट। हालांकि ये इतना एडवांस हो चुका है और इसके तो मुझे लगता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आपको जिस तरह एडवाइस करेगी ना वो गेम ही अलग है। तो आई एम सो एक्साइटेड कि अमेरिका में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर, पाकिस्तान भी आती हैं माशाल्लाह। डॉक्टर शबाना मुफ्ती MD हैं, सर्टिफाइड US बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट एंड BHRT स्पेशलिस्ट यानी बायो आइडेंटिकल हार्मोन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसकी स्पेशलिस्ट भी हैं और भी पता नहीं क्या क्या माशाल्लाह जी। थैंक यू जी, वेलकम सलाम। We're very excited to have you on the show. I'm more excited than you are. मैं एक ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जहाँ आप जैसे वेल एजुकेटेड लोग मेरे मिशन और विजन को लेके जाएं ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट BHRT, अबाउट हार्मोन थेरेपी फॉर द हार्मोनल हेल्थ ऑफ वीमेन, उसको कम से कम इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। तो ये जो मिशन विजन किसी उसको समझ आता है जो थोड़ा एजुकेटेड हो, तो इसकी वजह से आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी तो हियर। ये इसको इस मिशन के बारे में ज़रूर बताएं और ये मेनोपॉज से और बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स क्या हैं, किस तरह कनेक्टेड हैं। गोइंग बैक इन माई लाइफ 5-6 साल पहले मैं भी एक ट्रेडिशनल गायनेकोलॉजिस्ट थी, इसलिए मेरी फिटर्निटी को आप कुछ ना कहें। मैं भी यही कर रही थी कि ऑफिस में कोई आया, चॉइस ही नहीं है जी। हम मिंटिंग मनी, यू नो, हम हिस्टेक्टमीज करते हैं, सर्जरीज करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, देयर सो मच मनी इन्वॉल्व इन इट कि हम उस लाइफस्टाइल में खो जाते हैं। आप 10-15 मिनट पेशेंट को देते हैं और फिर अगला पेशेंट नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो आप उसमें बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि आपने क्या डिफरेंस क्रिएट किया एक औरत की लाइफ में। फिर मेरी अम्मी फौत हो गई तो आई रीविजिटेड माय लाइफ एंड मैंने कहा कि ये हम कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे लाइफ में। इंसानी बुनियादों पे भी एसोसिएशन जरूरी है बिकॉज देयर इज सो मच इमोशनल वेलबींग इन्वॉल्व, सेक्सुअल वेलबींग इन्वॉल्व। औरत की हेड टू टो लाइफ इफेक्ट हो रही होती है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको 1 घंटा बैठ के ज्ञान दें कि व्हाट शी एक्चुअली नीड्स टू मेक हर लाइफ बेटर। तो वहाँ पे फिर मैंने जो है हार्मोन थेरेपी की वापस जाके स्पेशलाइजेशन हासिल की एंड बिलीव मी नादिया, इतना फ़र्क होता है औरत की हेल्थ में। आपको इतनी दुआएं मिलती हैं और फिर आपको लगता है कि भाई आखिरी जो अगली ज़िंदगी उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं। तो अब जब मैं यहाँ पे मैंने USA में, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर, यू नेम एवरी कंट्री, वहाँ पे ये प्रैक्टिस हो रहा है और बड़े धड़ाधड़ हो रहा है। बहुत FDA अप्रूव्ड है। FDA ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये सारी डिजीज़ को जो है कम करता है, आने वाले बुढ़ापे को जो बीमारियाँ उसके साथ आ रही होती हैं उसमें हेल्पफुल है जो हार्मोन थेरेपी है। तो औरतों को आफ्टर डिस्कसिंग विद द डॉक्टर ज़रूर लेनी चाहिए। अभी कम बात किसकी कर रहे हैं कि एक बड़ा नेचुरल सा एक फेज हर औरत की ज़िंदगी में आता है आफ्टर 40s, जहाँ जिसको हम कहते हैं जी प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज, कि जो आपके हार्मोन्स हैं जिससे आप नॉर्मल फंक्शन करते हैं, जिससे आप यू फील लाइक अ वुमन, वो आपके कम होने शुरू हो जाते हैं एंड देन डिक्लाइन की तरफ जाते जाते इतने माइल्ड तो नहीं मैं कहूँगी, मीडियम टू सीवियर ही सिम्टम्स होते हैं इसके, जिसमें हम सिर्फ बात करते हैं हॉट फ्लशेस की। इसके अलावा इतना कुछ डिप्रेशन, आपकी लुक्स का चेंज हो जाना, आपके अंदर फटीक और बहुत कुछ, और उसको मैनेज, और ये सालों चलता है। ये भी नहीं कि कुछ महीनों की कंडीशन है, सालों चलेगा। अब आप उस तकलीफ के साथ रहें या उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। ये सारी बात डॉक्टर तो आपको कहेगा ना ये कुदरती अमल है, आप सिर्फ हर्ब्स ले लो, सप्लीमेंट्स ले लो, सीड साइकिल कर लो, प्रिमरोज ले लें, ये सारी चीजें सप्लीमेंट होती हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं होता। जो जिस्म के अंदर आपका खत्म हुआ है, हार्मोन्स खत्म हुए हैं। अब अगर आपका किडनी फेल हो रहा है तो आपने किडनी रिप्लेस करनी है ना, अगर आपका थायराइड खत्म हो रहा है थायराइड रिप्लेस करना है, तो अगर आपकी ओवरीज जो है उन्होंने वो बनाना छोड़ दिया, अब कुदरती अमल है कि वो बनाना छोड़ देंगी 40 साल के बाद या 50 साल के बाद, जब आपकी माहवारी पूरे साल के लिए खत्म हो जाएगी, आपको मेनोपॉज हो गया, हार्मोन खत्म हो गए। ये कुदरती अमल जो है साथ बुढ़ापा लेकर आता है। मेनोपॉज बाय डेफिनेशन हम कहते हैं मेटाफ्लेमेजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, आपका ब्लड प्रेशर जो पहले कंट्रोल था अब कंट्रोल नहीं रहेगा, डायबिटीज़ हो सकती है आपको, हड्डियों की खोखलापन, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस हो जाएगा, बढ़ती उम्र के साथ आपको मेमोरी लॉस होगा, यादाश्त आपकी कमज़ोर हो जाएगी, अल्जाइमर डिजीज़ हो जाएगा, आपका हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो जाएगा, फॉलिज का रेट ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको 60 साल में जाके आनी है। और एक और चीज़ हो रही है वो है डिवोर्सेस जी, और साथ में जो मियाँ के दूसरी तरफ ध्यान चले जाते हैं, ये उसमें ये एक पीरियड बड़ा कॉमन 40 से लेके ऑन सैडली जी, ये भी वो पीरियड है जिसमें आपकी रिलेशनशिप्स खराब होती है। मुझे एक और डॉक्टर साहब ये बात बताइएगा कि हमें ये माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है ना कि हम जब एजिंग को कहते हैं, पुराने वक्तों की ये बातें हैं कि एजिंग है भाई, एज के साथ साथ तो होता है ये सारी चीजें। एजिंग नॉर्मल है, एजिंग के साथ वाली आने वाली बीमारियां नॉर्मल यानी आप ऐसा है ना, आपको ये मुशाहिदा होगा कि लोग ये समझते हैं बस एज के साथ साथ ठीक है सारी बीमारियां चलती आ रही हैं। 50 साल की औरत कहती है मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, रुकू सजदा नहीं कर सकती, मुझे चेयर दे दो, इज दैट नॉर्मल?
आप सोचते हैं कि 60 साल की औरत जो है भाग दौड़ नहीं सक रही, माउंटेन पे नहीं जा सकती, अपने बच्चों के साथ नहीं खेल सकती, ग्रैंड किड्स को एंजॉय नहीं कर सकती। बात ये कि कुदरती अगर आपके हार्मोन्स अगर आपके कम हो रहे हैं तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप, और आपको सिर्फ यूज टू नहीं होना, और इससे आपकी हड्डियां, मसल, हर फंक्शन इफेक्ट हो रहा है। और अगर आपको साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आप उसको रिप्लेस करें तो ये तो पता होना चाहिए आपको, और ये पता ही नहीं लोगों को। 40 साल से लेकर 50 साल तक आपको सिम्टम्स आते हैं, जब आपकी जिस्म आपको बता रहा होता है, सिग्नल आता है ब्रेन से आपकी ओवरीज के पास, वो खटखटा रहा है कि मुझे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रही है, मुझे हार्मोन्स चाहिए, मेरे हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे हैं। पेरीमेनोपॉज कहते हैं उस पीरियड को, कुछ में 5 साल, कुछ में 10 साल, अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल औरत का, और उसमें कितने सिम्टम्स, कुछ को कम अलामात, कुछ को ज़्यादा। आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको डिसमिस कर देता है ये नॉर्मल है, नहीं, इसका आपको ट्रीटमेंट चाहिए। सप्लीमेंट्स, लाइफ, आपने जितनी एक्सरसाइज करनी है, रात को सोना है अच्छा, ये सब बेसिक बातें हैं जो आप उनको बताएंगे। उसके बाद आप उसको सही इन्फॉर्मेशन देंगे नेचुरल हार्मोन्स की, सिंथेटिक हार्मोन्स नहीं जो कि बाय माउथ लेते हैं। आपको क्रीम की सूरत में सिंथेटिक हार्मोन्स जो हैं वो कभी भी नहीं दिए जा सकते, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अब जब उसका पूरी साल के लिए माहवारी खत्म हो जाएगी तो यही अलामात उसकी बीमारियों में बदल जाएंगी। जी बेशक, ये प्रोसेस है जो 40 में स्टार्ट हुआ है, 60 साल की औरत को जाके बीमारियों की सूरत में आ घेरेगा, और तब तक आप एक नानी दादी जो बन जाते हैं, फिर आप किसी और के ऊपर क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब, और आप किसी और के ऊपर बोझ बन और ये जो 28 गोलियां दी जाती हैं आपको एज ए रिप्लेसमेंट के, जी ये, और इसमें प्रोजेस्टेरॉन काफी है और सारा कुछ है, आप पता नहीं क्या क्या चीजें हैं इसकी, ये जो ज्यादातर मेजॉरिटी तो पाकिस्तान में हम यही खा रहे हैं जी। ये क्या डेंजरस है? पाकिस्तान में थी नहीं ना, पाकिस्तान नहीं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये मेडिसिन हार्मोन्स हैं, ये सिंथेटिक है क्या ये, और ये भी कहते हैं कि ज्यादा अरसा इस्तेमाल करो तो कैंसरस है। देखें, अगर सिंथेटिक हार्मोन्स आपके लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, इसके जो, मैं बहुत साइंस में नहीं जाऊंगी, ऑडियंस के लिए बस ये कि क्या ये नुकसानदेह है, 3-4 महीने के लिए देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म लो तो ये छाती के ऊपर जाके रिसेप्टर्स होते हैं एस्ट्रोजन के, जहाँ पे काम करता है, और ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई कर सकता है। 3-4 साल से खा रहे हैं। कभी कभी चॉइस नहीं होती, क्योंकि कुछ को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है, तो इट्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये वो वाला हिसाब है। क्योंकि पाकिस्तान में मैं ज्ञान दे रही थी तो मुझे लगा हार्मोन्स तो है नहीं, फिर मैंने, आई एम द ओनली BHRT स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान, फिर मैंने लॉन्च किया, मैंने कहा ट्रीटमेंट तो है नहीं, ज्ञान मैं दे रही हूँ, फिर मैंने बायोइडेंटिकल को पाकिस्तान में लॉन्च किया, तो इट इज़ अवेलेबल, हर एक को एक्सेसिबल है। मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि उसको कॉस्ट इफेक्टिव करके जब सबको ज्ञान मिल जाए। क्या चीजें हैं बायोइडेंटिकल, इसके बारे में? बायोइडेंटिकल हार्मोन्स होते हैं, इसके बारे में बताएं, कैसे बनते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने सारे दिए जाते हैं? ये प्लांट बेस्ड होते हैं, याम से बनते हैं, सेम मॉलिक्यूल है जो आपकी ओवरी 17 बीटा एस्ट्राडायोल बना रही होती है, सेम मॉलिक्यूल, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप हमेशा अब चाहते हैं अगर बाय माउथ लेंगे तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा, इसकी वजह से आप इसको टैबलेट की सूरत में नहीं दे सकते, आपने क्रीम की सूरत में देना है जो आप यहाँ पे लगाते हैं, और एक दफ़ा मेनोपॉज हो जाए तो सारी उम्र मेनोपॉज है। इसके बेनिफिट्स हासिल करने के लिए आपको BHRT प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा, जिसको पता हो कि हार्मोन्स कैसे देते हैं, उसको कैसे मॉनिटर करते हैं। 40 साल की औरत आपके पास आती है और आपने कितनी सही बात की थी, डिवोर्सेस, उसका इमोशनल वेलबींग खराब हो रहा होता है, उसका डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो रहा होता है, उसके जिस्म में दर्द हो रहा होता है, अपने हस्बैंड से आपसी ताल्लुकात नहीं रखना चाहती, ब्रेन फॉग, कितनी औरतें जो इतनी हाई एंड, और आपको पता है वेरी डेंजरस। मेरा क्लाइंटल सारा, जिनको मैं, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड पेशेंट देखती हूँ, कॉर्पोरेट वाली होती हैं, लॉयर्स होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, टीचर्स होती हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सबका ये कि जैसे जैसे हम एज कर रहे हैं हमें वोकैबुलरी हमारी ख़त्म हो रही है। मुझे फेस याद आ रहा होता है, टिप ऑफ माई टंग में होता है कि इस बंदी ने क्या कहा था, और मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा होता, चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो यानी अपने मुआशरे में देखते हैं, उठते बैठते लोग बज़ाहिर वो बिल्कुल सही नॉर्मल नजर आ रहे होते हैं, लेकिन बिहेवियर जब आप उनके ऑब्जर्व करें कि सडन कोई प्रोवोकेशन में आ, यानी जरा सी कोई बात हुई, एब्सोल्युटली वो बिहेवियर्स यानी इस तरह देखिए ना, इस एज ग्रुप में कहते हैं ये बड़ी खड़ूस सी हो जाती हैं, ज्यादा मम्मी को गुस्सा आने लगा है, मेरी बीवी ना आजकल वो बहुत सड़ी हुई रहती है, इसमें तो वो हर वक्त थकी हुई होती है, ये क्यों, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। एंगर, डिप्रेशन, टेंट्रम्स, और उसके बाद मजे की बात और आपकी ओवरऑल आपकी फिजिक, आपकी अपीयरेंस, आपके बाल, आपकी स्किन, हर चीज़ इफेक्ट। और आप खातून से जाते हैं, प्यार से बात करते हैं, अब वो बच्चों पे लड़ रही है, वो आपके साथ एकदम फट पड़ती बहुत जिटरी है और इरिटेबल और झुंझलाहट उसकी, और जब कमरे से बाहर जाएंगे, बिलीव मी, वही औरत कहती है कि व्हाई डिड आई डू दैट, वो अपने ऊपर गिल्ट फैक्टर ले लेती है, उसको समझ नहीं आती व्हाई एम आई बिहेविंग लाइक दैट। देखिए, एग्जाइटी, डिप्रेशन, किसी और चीज़ की बीमारी होना हो सकती है अगर प्रीवियस हिस्ट्री है। 40 साल की औरत अगर आपके साथ विदाउट एनी प्रीवियस हिस्ट्री इन सिम्टम्स के साथ आ रही है, तो मैं हमेशा डॉक्टर्स को कहती हूँ और मैं इल्तिजा करती हूँ उनसे कि उनके हार्मोन्स की फाउंडेशन चेक कर लें। हार्मोन्स को अगर आप फिक्स कर देंगे नेचुरल हार्मोन से, सिंथेटिक हार्मोन से नहीं, उससे होगा क्या? देखिए, आपकी फाउंडेशन बिल्ड कर दी, आपके अंदर
क्या मतलब साइकिल्स भी उसमें आपकी जो है वो मंथली साइकिल भी रेगुलर हो जाती है? दो तरीके होते हैं इसके देने के। कान पे हाथ रखो। पेरीमेनोपॉज में जो पीरियड्स होते हैं वो रेगुलेट कर देते हैं। इसी वजह से तो ये चीजें एग्रीवेट हुई हैं कि because आप we तुम don't कानों talk पे हाथ रखो, तुम नहीं सुन सकते, मर्दों की बातें औरत नहीं सुन सकती, इसीलिए ये मसला। क्या ख्याल 40s में आदमी जाके कितने हैंडसम होते हैं, 40s में जाके कितने वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। औरत इस एज में फाइनेंशियल स्टेबल हो सकती है, अपने बच्चे बनाना उसने बंद कर दिया, वो स्टेबल हो गई, लेकिन उसकी जो अंदरूनी चेंजेस हो रही हैं, जो उसकी हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, वो जितनी भी जिम चली जाए, जितने भी अर्ब सप्लीमेंट्स ले ले, अंदर जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स, उसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। द ट्रीटमेंट इज बायोरेंटिक। और जो चीज खत्म हुई है, कितना अर्सा लेने पड़ते हैं आपको? एक दफा मेनोपॉज हो जाए सारी उम्र रहता है। एक औरत को अगर मेनोपॉज 50 साल में हुआ, शी इज गोइंग टू लिव इन दैट टाइम पीरियड फॉर 40-50 इयर्स। 40-50 इयर्स जब हार्मोन के बगैर रहेंगे तो आप खुद देख लें कि आपके साथ सारी जिंदगी फिर इसको वंस मेनोपॉज इज देयर, ट्रीटमेंट इज। अब ये ज्यादा हो रहा है डॉक्टर साहब, क्या इसमें डाइट का भी फैक्टर कोई है? क्योंकि या पहले पुराने वक्तों में देसी चीजें खाती, या आपकी पुराने वक्तों में रिसर्च क्या कहती है? मतलब अर्ली हो रहा है रिसर्च में हुई साइंस की बंदी, मैं रिसर्च क्या डॉक्टर्स बताती है को ट्रेन करती हूँ। पुराने वक्तों में इतने लंबे अरसे तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं थी। अगर कोई कहता है मेरी दादी 100 साल तक जिंदा थी, तो वो एक कोई बंदी दादी होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल पहले, 200 साल पहले ओनली वाज 34 and 44 इन एवरी डिफरेंट कंट्री। ये क्या, ये तो वो है जी। और अब पहले तो 60-60 70 एवरेज होता था। आप बिल्कुल ये कुछ अरसे पहले जा रहे हो, जो 60-70 साल की औरतें थी, बीमारियों के साथ रहती थी और वो बैठी होती थी सोफे के ऊपर, या उनके नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं और सारा कुछ। आजकल की औरत आंटी आपको कहीं से नहीं लगती। 40-50 की औरत को आप आंटी कह के देखें, नहीं, ये बात है, ये बात है इतना डेयरिंग हम नहीं हो सकते। 50s is the इतना new डेयरिंग नहीं हो 30s. सकते। Exactly. 50s is the new And they're 30s now. physically fit and they want to live longer and they Yes. want to live healthier. अभी आपकी चॉइस है। कुछ औरतों को मैटर नहीं करता, they want to live कि हमें नी रिप्लेस हो गया, हम बीमार भी हो गए 60 साल में, अब क्या करना है जी के। कुछ औरतें जाके 60 में उनको जो है अपना नया लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, उनको अपनी हेल्थ चाहिए होती है, उन्होंने अभी अपने ग्रैंड किड्स को एंजॉय करना होता है। इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी में, और इन्फॉर्मेशन कितनी सही है आपके पास। तो डॉक्टर साहब अगर ये कोई स्विच करना चाहते हैं इस पे, तो क्या आप बताएंगे, कैसे आपसे राब्ता हो और क्या करें? मैं डॉक्टर्स को ट्रेन कर रही हूँ। मेरी जो क्लिनिक है DSM क्लिनिक, डॉक्टर शिवाना मुफ्ती, गुलबर्ग लाहौर में है। हम ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट लेते हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, मैं हर एक को ज्ञान देती हूँ, नॉलेज देती हूँ, डॉक्टर्स को ट्रेन करती हूँ। अब अगला इंशाल्लाह मेरा यही है कि इसको कॉस्ट इफेक्टिव कर दूँ। ये तो अभी US मैन्युफैक्चर्ड है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और हमारी क्लिनिक से भी ले सकते हैं। अनकरीब मैं आपके शहर में भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। दिस इज़ अ बैटल। जंग जो है ना वो मैदान में उतर के लड़नी है, और सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने डॉक्टर्स को समझाना है, बताना है कि एविडेंस बेस्ड साइंस आ चुकी है, FDA अप्रूव्ड है। अपनी अपनी प्रैक्टिस, खाली गायनेकोलॉजिस्ट को आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? एक डॉक्टर के पास जब एंग्जाइटी डिप्रेशन के साथ साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है, ENT के डॉक्टर के पास जाके कहती है कि मेरे कानों में सीटियाँ बज रही हैं, मेरी आंखें ड्राई हो गई हैं, आप सबसे पहले सिर्फ कॉस्मेटिक के ऊपर आ जाते हैं बाहर से। जो इनसाइड हेल्थ है उसको कोई देख नहीं रहा। तो प्रोसेस 40s में स्टार्ट हुआ है। वी आर मेड ऑफ सेल्स, मैं कहती वी आर मेड ऑफ हार्मोन्स। सारी गेम ही हार्मोन्स। हार्मोन आपको औरत बनाती है। प्यूबर्टी होती है, पहला पीरियड जब आपको आता है तो औरत बनती है, बचपन से जवानी में जाती है, और जब जवानी के बाद 50 के साल के आसपास जाके उसके हार्मोन खत्म होते हैं तो बुढ़ापे की तरफ जाती है। सो चॉइस आपकी है कि सही नॉलेज और साइंस को समझ के अपने फिर फायदा नहीं, वरना आप इस दौर में अगर हैं और आप तकलीफ से रह रहे हैं, क्या फायदा? तो ऑल दीज पेनफुल सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल्ड, या बिल्कुल खत्म भी हो सकते हैं अगर आप राइट थेरेपी जो है, जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो जरूर उसको जो है इसको आप अडेप्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शो का वक्त खत्म हो गया। राइजिंग शाइन देखने का शुक्रिया। कल फ्राइडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।